अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। कराची NA 240 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और इस ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं, ख़ासकर जो वोटर्स की दिलचस्पी नज़र आई है, उससे ये ज़ाहिर होता है या नज़र आता है या उसको कहा जा सकता है कि सियासी जमातों और सियासतदानों पर इस हल्के के जो वोटर्स हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो 5,29,800 से ज़ायद थे, जबकि जो वोट डाले गए हैं वो 44,388 हैं और ये शरह 8.38% है। वजह क्या बनी है कि कराची के अवाम जो दुनिया का 8वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, तालीम के हवाले से भी काफ़ी बाकी मुल्क के जो शरह है उससे काफ़ी बेहतर है, तो फिर वोटर्स बाहर क्यों नहीं निकले। और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, एक और ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, इसके साथ साथ फिर साल सवा साल बाद आम इंतखाबात भी होने हैं। तो वोटर्स का इसमें साइकी क्या है और क्या वजह थी कि वोटर्स बाहर नहीं निकले, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आप क्या समझते हैं वजह क्या थी कि कराची की आवाम इस ज़िमनी इलेक्शन में बाहर नहीं निकले? और आपको इस हवाले से जो एक पार्टी ने तो बाइकाट किया था, बाकी तमाम पार्टी जो कराची की बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और टोटल 8% के करीब वोटर बाहर निकले। क्या वजह है सर? हमने जो है वो 1 महीने पहले से ये बात उठाई और इलेक्शन कमीशन को लिखा और फिर हम बाद में कोर्ट में भी गए कि जुमेरात के दिन आप जो है वो आपकी आंखें नहीं हैं, आप मतलब आप नाबीना हैं जब आप डेट निकालते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि आप किस दिन को इलेक्शन करा रहे हैं। आप जुमेरात के वर्किंग डे इलेक्शन करा रहे हैं। गरीबों का वो मोहल्ला है लांडी कोरंगी, मजदूर तबका रहता है, कौन अपनी नौकरी छोड़कर जो है वो प्राइवेट नौकरी छोड़कर, वो सरकारी अफसरान भी नहीं है वहाँ पे, कौन अपनी नौकरी छोड़कर मजदूरी छोड़कर यहाँ पर इलेक्शन के लिए रुकेगा। वहाँ की औरतें भी, चूंकि इंडस्ट्रियल जोन है सारा वहाँ पे करीब, वहाँ पर औरतें भी जो है वो जाकर मुलाजमत पे जाती हैं बेचारी निकलकर। तो ये वजह है, हमें पहले से पता थी कि लोग टर्न आउट होगा। तो पता नहीं क्या दुश्मनी, NA 249 का इलेक्शन हुआ था बल्दिया टाउन में 1 साल पहले, वो भी जुमेरात वाले दिन, वो भी वर्किंग डे में, रमजानों के दिन वर्किंग डे में, ये भी इलेक्शन निकाला, ये भी वर्किंग डे में। तो ये अजीब सी साइकी है, अजीब सी मोहब्बत है कराची वालों के साथ, इस इलेक्शन कमीशन वालों को और पाकिस्तान चलाने वालों को। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह कि भाई वर्किंग डे था, लोग काम पर चले गए डेफिनेटली सुबह उठकर और उन्होंने काम पे जाना था। दूसरी बात यह कि डेफिनेटली हमारे पास 13,927 लोगों का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, जो हमारा अपना सिस्टम है, शिनाख्ती कार्ड के साथ, तस्वीरों के साथ, उनके पोलिंग स्टेशन के साथ, उनकी टाइमिंग के साथ के 5:14 तक 13,927 लोगों ने PSP को वोट डाला है और सारे वोट हमारे जो है खराब कर दिए गए, गायब कर दिए गए। तो ये इलेक्शन बिल्कुल जाली इलेक्शन थे। सुबह से वहां पे दहशतगर्दी हो रही थी, सुबह से वहां पर MQM ने जो अपने पोलिंग एजेंट्स बिठा रखे थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठा रखे थे, वो सब उनके कारकुनान थे और ये पहले से सारा माहौल बना हुआ था। मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे एक पुलिस वाला अगली गेट पर, दूसरी पुलिस वाला जो है दूसरा पुलिस वाला पिछले गेट पर खड़ा था। दिन भर वहां पर फायरिंग TLP के लोग करते रहे और दहशतगर्दी करते रहे, कोई उस दौरान नहीं पकड़ा गया। तो ये वजह बनी तमाम चीजों की। आप क्या ये तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे, और जो आप बता रहे थे प्लान है, तो किसका प्लान था ये? जी, जो मुल्क चला रहे हैं, रियासत पुलिस, रियासत के तमाम इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, जो लोग इस मुल्क के इस वक्त जो है वो जिसका जहां जितना स्टेक है, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। आप ये समझते हैं कि वर्किंग डे सबसे बड़ी वजह थी, पोलिंग रेट जो कम हुआ है? लेकिन जो जिस तरह आप लॉ एंड आर्डर का बता रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, उसमें आपको नोटिस जारी करने का फैसला किया गया और शायद मंडे को या आज किसी वक्त आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा जो लॉ एंड आर्डर के हवाले से जो सिचुएशन थी, तो उस पर क्या? चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है कि वो मेरे खिलाफ नोटिस जारी करे? डेफिनेटली उसको कोई कह रहा होगा ना, उसकी क्या औकात है और क्या मजाल है उसकी कि वो इलेक्शन जो है वो नोटिस जारी करे। और मुस्तफ़ा कमाल ये शौक भी पूरा कर लें। अभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारी वजह से 6 सालों से अमन है। हमारा साथी शहीद हुआ है, हमारे ऑफिस में आकर मार कर गए हैं, मेरा मरकजी रहनुमा क्रिटिकल कंडीशन में जख्मी है, मुझे गोली लगी हुई है, मेरे कारकुनों को गोलियां लगी हुई हैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की गाड़ी पर स्ट्रेट फायर पड़ा हुआ है।
और हमसे इलेक्शन छीन लिया गया है, उसके बाद भी किसी को शौक है मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस भेजने का, अपना शौक पूरा करे। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मुल्क इस वक्त डूब रहा है और वो शहर जो पाकिस्तान को चला रहा है, उस शहर में आग और खून की होली खेली जा रही है। किसी को जो है वो हथियार देकर खुला छोड़ दिया गया है। जो बैन जमात थी उसको अनबैन करके कराची में लाकर उसको गुंडागर्दी करवाई जा रही है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये मुल्क मेरे अकेले के बाप का तो नहीं है, तो ठीक है करें। इस मुल्क मुस्तफा कमाल का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो सर 2018 के आम इंतखाबात में हुआ, पीटीआई सबसे बड़ी जमात बन के आई, आप उस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? और आइंदा जो आम इंतखाबात आ रहे हैं या बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इस जमात को जिन्होंने 2018 में 14-15 सीटें ली कराची से, आप क्या देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगी? उस जमात को भी कराची पे लाकर बाहर से मुस्तलत किया गया था, और अब जब वो जमात फेल हो गई तो अब टीएलपी को लाकर कराची पे मुस्तलत किया जा रहा है। कराची का मैंडेट कराची की जमात के पास रहना चाहिए, ना ये हमें लेने दे रहे हैं, ना ये पीएसपी को लेने दे रहे हैं, और ना एमक्यूएम को ये क्लियर कट मेजॉरिटी दे रहे हैं। ये इस एक माइंडसेट बना हुआ है, मुस्तफा भाई आप कह रहे हैं कि कराची की जो पार्टी है उसका मैंडेट, तो पार्टी है कौन सी कराची की? अब तो एमक्यूएम की भी 3-4 ग्रुप बन चुके हैं, तो आप समझते क्या है? एक आपका ग्रुप है, जैसे आप भी जो महाजर तबका है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं उसके हल की बात करते हैं, तो ये जमात है कौन सी? नुमाइंदा जमात अब कौन सी रह गई है? भाई हम है ना नुमाइंदा जमात, सिर्फ मुहाजिर हम। मैं मुहाजिर हूं, मैं मुहाजिरों की बात करता हूं, लेकिन मेरे साथ शहर का पख्तून भी है, पंजाबी भी है, सिंधी बलोच भी है। मैं जो बलोचिस्तान में अभी लोकल गवर्नमेंट में मुझे 5 सीटें मिली हैं, मैं जाकर लाड़काना में जलसा करके आ रहा हूं सिंधियों का। मैं सोराब गोट पर पख्तूनों का जलसा करता हूं। हमने इस शहर का सोल्यूशन, इस शहर की कोई नेशनल जमात है, इस शहर की कौमी जमात बेस्ड इन कराची बेस्ड कौमी जमात इस शहर का सोल्यूशन है। यहां पर लाखों की तादाद में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए मैं एथनिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, और मैं एमक्यूएम का धड़ा नहीं हूं। मैं पाक सरजमीन पार्टी हूं। मेरा एक नैरेटिव है, मेरा एक नजरिया है, और वो नजरिया अल्लाह का शुक्र है कामयाब है। ये कल का इलेक्शन, परसों का इलेक्शन NA 240 का, ये हम जीते हैं। मेरे पास प्रूफ है। 13,927 वोटर के शनाख्ती कार्ड हैं जिनके नंबर आज है। मैं चैलेंज करता हूं, आज है मैं उन सबको जमा करता हूं। ये आप इलेक्शन कमीशन पे जमा कराएंगे सबूत, आप ये बता रहे हैं? जी मैंने कल कौम के सामने रखे हैं सबूत ना। इलेक्शन कमीशन जो है वो हमसे हमें कहां है? इलेक्शन कमीशन तो हमारे नोटिस निकाल रही है। इलेक्शन कमीशन तो सारा भी किसी के कहने पर इस्तेमाल हो रही है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को भी जमा कर। मैंने तो कौम के सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखकर मैंने 258 पेजेस का मैं आपको भी भेज देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं उसकी PDF फाइल, कि हमारे पास एक टेलीफोन नंबर के साथ, एक शनाख्ती कार्ड के साथ मेरे पास 13,927 वो लोग हैं टाइमिंग के साथ। 5:14 तक हमें इतने वोट पड़े हैं। ये तो वो हैं जो मेरे सिस्टम में है। इसके अलावा जो मेरे सिस्टम से अलग गए लोग, वो इसके अलावा है। हम क्लियर कट कल किसी से भी आप पूछ लें जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे कि पीएसपी के कैंपों पे सुबह से रश्ता, और हमने ये इलेक्शन जीत लिया, हमसे ये इलेक्शन छीना गया है। ठीक है सर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपसे जो मसाइल हैं और इसके अलावा जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात में आपकी पार्टी और जो कराची शहर की दीगर पार्टी हैं उनका क्या लाएअमल होगा, और आप किस स्ट्रेटजी के तहत आंदा आम इंतखाबात में जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची में ज़िमनी इलेक्शन और कराची में आइंदा जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उसमें कराची में सियासत क्या रंग इख्तियार करेगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं दोबारा से 2018 के इलेक्शन में आऊँगा। पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी कराची में। आइंदा पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और जो इत्तेहाद बना इस वक्त वफाक में जिसकी हुकूमत है और पंजाब में भी अब बनी है, आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त, जो ख़ासकर जो इक़्तिसादी सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है। टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट ही हो चुके हैं, लेकिन उससे बचने की कोशिश की जा रही है। तो क्या समझते हैं कि ये ठीक पॉलिसियाँ ठीक हैं, या इससे हम निकल सकते हैं किसी सूरत इस इक़्तिसादी बुरान से? 2018 में पीटीआई ने जो सीटें मिली हैं, यहाँ पर वो सीटें मिली नहीं हैं, उनको दी गई हैं, और उसका सबूत उन्होंने जो 3.5 सालों में बता दिया कि वो इसके अहल नहीं थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया 3.5 सालों में।
और पीटीआई को ये इतनी सीटें मिली नहीं, उनको दी गई हैं, वो तो उनको खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात आपने की कि मुल्क में पंजाब में जो जमातें हैं और जो इत्तेहादी जमात है, मैं समझता हूँ जब इलेक्शन आ रहे होंगे तो सारी पार्टी अपने अपने अकेले इलेक्शन लड़ी होगी, और इस वक्त भी जो है वो PMLN पंजाब की मकबूल तरीन जमात है। जहाँ तक इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की बात है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कराची जब तक आप इसकी सही स्ट्रेंथ को नहीं पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होने देंगे, इसकी सही जो भी इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी इसकी कैपेसिटी है, उसको सही पाकिस्तान के लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे, जब तक आप पाकिस्तान को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि इतने मुश्किल दौर में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, हम अपने तजुर्बात से और हम अपनी चालाकियों और होशियारियों से बाज नहीं आ रहे। और उसमें से एक चालाकी होशियारी जो है वो डे बिफोर यस्टरडे NA-240 के इलेक्शन की बात है कि NA-240 में एक बाहर से लाकर जमात को उसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। उसके सरबरा को, जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक बैन जमात थी, उसको लाकर खुलेआम हथियारों के साथ वो घूम रहे हैं और फायरिंग करते फिर रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं, और मार दिया लोगों को, और उसको उस दौरान कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई पुलिस, कोई कुछ नहीं। सूरत हाल में मुस्तफ़ा भाई, सूरत हाल में जो फैटअप का डिसीजन आया, जो आप अभी बता रहे हैं बातें, तो फैटअप में तो अभी दोबारा से हमारा रिव्यू होना है, दोबारा से इधर विजिट होना है फैटअप की टीम का, उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने फैसला करना है कि हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे या निकल जाएंगे। तो जिस किस्म के आप, ये तो एक इलेक्शन है, अभी आम इंतखाबात होने हैं, और कल जो हमने कुछ TV मनाजर देखे तो एक जंग का सा समा था 240 के हल्के में। तो आम इंतखाबात में क्या होगा और किस तरह हम फिर फैटअप का जो विजिट है उनको मुतमईन कर पाएंगे कि पाकिस्तान में कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, और हम वो जहादी ग्रुप नहीं बना रहे, तो ये सब चीज़ें फिर किस तरह क्लियर होंगी? देखिए, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। एक तरफ फैटअप का कल डिसीजन आ रहा था परसों, और उसी टाइम पर जो है वो TLP के सरबरा अपने लोगों के साथ जो है वो कातलाना हमले कर रहे थे, और सारा कैमरे जो है वो सारे मनाजिर जो है वो पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में दिखा रहे थे, और कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का आदमी वहां पर उनको रोकने वाला नहीं था। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक हल्के का इलेक्शन था, चप्पे चप्पे पे लोग होने चाहिए थे, और कोई उस दौरान, उस कार्रवाई के दौरान कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है, कोई। उसके बाद रात में किसी को जाकर कहीं से पकड़ा है, चीजें हुई हैं, लेकिन जब वो कार्रवाई कर रहे थे एज इफ कि उनको पूरी फुल इम्प्यूनिटी है, पूरी छुट्टी है, जो चाहे वो करें। वो आकर मेरे मरकजी ऑफिस पर मैं बैठा हूं, अनिस कायम खानी बैठे हैं, हमारे साथ सैकड़ों का मजमा है, हमें आकर नियत्ते हम बैठे हुए हैं, वो उसको वहां पर लोगों को कत्ल करके गए हैं, लोगों को गोलियां मार के गए हैं, मुझे गोली लगी है, मेरे साथियों को गोली लगी हैं। आई मीन ये तो कभी पाकिस्तान में, कराची में हुआ नहीं है। हमने बर्दाश्त किया, रिटेलिएट नहीं किया। मुस्तफा भाई ठीक है, बिल्कुल। जब ये सूरत हाल है तो आगे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में जाएगी और एज ए प्रोटेस्ट जाएगी, या आपने प्लानिंग कर ली है उस बल्दियाती इंतखाबात में जाने की? और एक और सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए कि आपने एक बात की कि आइंदा आम इंतखाबात में तमाम जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी, आपकी पार्टी भी अलहदा हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी, या कोई आपका इरादा है किसी के साथ इत्तेहाद करने का? देखिए, कराची की जो पहले सवाल का जवाब है कि अभी इस वक्त पोजीशन है, जो जमातें थी हुक्मरान जमात सारी फेल हो गई हैं। PTI फेल हो गई, ये कुछ नहीं लेवल कर सकी। पीपल्स पार्टी फेल हो गई, 13 सालों से उनकी हुक्मरानी। कराची में एक कतरा पीने का पानी नहीं आता, सीवरेज का पानी घर से बाहर नहीं जाता। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं है। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जमात कचरा उठ नहीं पा रहा, यहाँ पर नालों की सफाई नहीं हो पा रही। MQM 40 सालों से हुक्मरानी में है। इमरान खान की गवर्नमेंट में हुक्मरान थे, इस गवर्नमेंट में हुक्मरान है, उनका मेयर था इससे चंद महीने पहले तक, कुछ भी वो डिलीवर नहीं कर सके, तबाही बर्बादी। इस सारी चीज़ों को देखकर, सामने रखकर, हमारे अलावा कराची के लोगों के पास, शहरी इलाके के लोगों के साथ, सिंध के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आखिरी लेगेसी काम की हमारे साथ ही है, और हमने ये प्रूफ किया, और लोग हमें वोट दे रहे हैं, लोग हमें वोट दे रहे हैं। लेकिन ये कहीं पर ये डिसाइड हुआ है कि भाई किसी कराची की जमात को क्लियर कट लोगों के मैंडेट को लेने मत दो, और ले भी दें तो उसके मैंडेट को छीन लो। यहां पर हम अपनी मर्जी चलाएंगे और कोई बाहर से लाकर कोई पार्टी बिठाएंगे। 2018 में PTI को लाकर बिठाया गया, और अब लाकर TLP को लाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है। वही बात है, बल्दियाती इलेक्शन में आप जाएंगे और जनरल इलेक्शन में आप अलग हैसियत में? जी, हम सारे इलेक्शनों में जाएंगे, हम सारे इलेक्शनों में जाएंगे, हम विल फाइट इट आउट, हम सारे इलेक्शनों में जाएंगे सर। अच्छा,
एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप, क्योंकि आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ माजी में काम किया था और कराची में बड़ी तब्दीली भी आई थी, डेवलपमेंट भी हुई थी, कचरा भी उठ जाता था, बाकी चीज़ें भी हो जाती थी। इस वक्त उनकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, वो बीमार हैं और एक कोर्ट का भी उनके हवाले से फ़ैसला है। अब उनको पाकिस्तान वापस लाने के बारे में बातें हो रही हैं, बल्कि शायद फ़ैसला हो चुका है। आप एज ए सियासी जमात के सरबराह के आप क्या समझते हैं कि उनको आने दिया जाना चाहिए, और नवाज शरीफ ने जो बयान दिया उनके हवाले से आप उसको कैसे देखते हैं? जी, नवाज शरीफ साहब ने अपनी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है और मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब की अगर कोई गलतियाँ हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी इस मुल्क के लिए बहुत सारी हैं। और हमारे मुल्क में कोई सारे फरिश्ते तो हैं नहीं कि बड़े आइडियल यहाँ पर सारे लोग हों, तो एक आदमी गलत है या कोई गलती की है तो बस उसी को सज़ा हो जाए। यहाँ तो उससे बड़े बड़े मुजरिम घूम रहे हैं। तो हाँ, जिसका टाइम अच्छा होता है वो कितना ही बड़ा मुजरिम हो उसके लिए कोई मसला नहीं है, जिसका टाइम बुरा हो तो वो जो है वो छोटा भी मुजरिम हो तो सबसे बड़ा जो है वो अछूत हो जाता है वो। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम बुरा है तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके इतने जुर्म नहीं है खुदा न खास्ता कि वो आप उनको उनके ऊपर इस कंडीशन में भी उनको आप मुल्क में ना आने दें, और उनकी इस मुल्क के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। तो नवाज शरीफ ने अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर उनको हुकूमत लेकर आ रही है तो मैं उसकी तायद करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाक सरजमीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें टाइम देने का। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद महंगाई पर इमरान खान कल एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज की उन्होंने कॉल भी की और वो ख़िताब भी करेंगे। वक्फ़े के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे नए मेहमान हमारे साथ होंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं छोटा। वेलकम बैक। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है महंगाई के हवाले से, और कल रात को ये एहतजाज हो रहा है। आलिया हमजा मलिक तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं, तैमूर तालपुर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आलिया, माजी में भी आपने एहतजाज किया, आप दोबारा से एहतजाज करने जा रहे हैं, और एक तो ये बता दें स्ट्रेटजी क्या है एहतजाज की, और खान साहब ने खिताब भी करना है, इसके बाद भी कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कोई डिसीजन हुआ है या ये बाद में होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो है ये तो पेट्रोल की प्राइसेस और जो डीजल की प्राइसेस और उनका जो बम अवाम के सर पर डाला गया उसके लिए पहला एहतजाज है। और इसमें हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सारी सियासी पार्टियों को ये कह रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती हुई है। यानी 85 रुपए जो इन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस पे 100 रुपए से ज्यादा की इजाफा कर दिया। इसी तरह बिजली का यूनिट जो हम 14 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब इनका, और अगर 25 रुपए का ये यूनिट दे रहे हैं और अगर मैं टैक्सेस लगाऊं तो 40 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है। इसी तरह अभी आलिया साहबा मैं इजाफा कर रहे हैं। आलिया साहबा, बिजली की कीमत अभी नहीं बढ़ी, बिजली की कीमत वही चल रही है जो आपके दौर में थी। बिजली की कीमत 1 जुलाई से बढ़नी है, तो बिजली के पेट्रोल का जरूर इजाफा हुआ है। मैं कुरेक्शन आपकी थोड़ी सी कर दूं, ये आने के बाद से 5 दफा फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ा चुके हैं। एक दफा 8 रुपए, एक दफा 4 रुपए, एक दफा 5 रुपए। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं होता, वो 1 महीने के लिए होता है। सर जी हमें आज तक याद है यूनिट हमारा 14 रुपए ही था, लेकिन जब भी फ्यूल एडजस्टमेंट होती थी तो यही कहा जाता था कि अवाम के ऊपर बिजली का बम गिरा दिया, क्योंकि वो आना तो अवाम के, जाना तो अवाम के जेब से और आना तो उन्हीं के। अच्छा आलिया साहबा, ये सिर्फ ये बता दें जो आलिया साहबा ये बता दें जो इस वक्त सूरत हाल है, इकानमी की सूरत हाल है, आप इंटरनेशनल प्राइस देख लें, आपका रुपया देख लें, और 2 महीने के अंदर आप कहते हैं ये सब कुछ हुआ है। खान साहब होते तो क्या करते इस सूरत हाल में, बताएं जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आलमी महंगाई अगर नजर आ गई है किसी को, और ये हमारे जो हैं पीडीएम वाले हैं उनकी बहनाई इस पर वापस आ गई है, तो मुझे नहायत खुशी होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आज ही पेट्रोल की प्राइसेस गिरी हैं आलमी मार्केट के अंदर। तो क्या ये जिन्होंने आलमी मार्केट की वजह से बकौल इनके, वैसे तो ये फैसला कर लें इन्होंने IMF के मुआहदे की वजह से बढ़ाई है, आलमी मार्केट की वजह से बढ़ाई है, किस वजह से बढ़ाई है, लेकिन इनके लिए
अगर हम होते तो हमने जून तक प्राइसेस स्टैग्नेंट की हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम रशिया के साथ सौदा कर रहे थे और अप्रैल के अंदर उनके कार्गोस हमारे पास आने थे और अवाम को हम 30% सस्ती तो अप्रैल तक तो अप्रैल 10-11 अप्रैल तक तो आपकी हुकूमत थी, वो किस चीज में बंद करके तेल इतनी जल्दी आ गया? एक सेकंड, मैं यही तो आपको बताने लगी हूँ कि सारी निगोशिएशन, सारे मुआहदे सामने आ गए हैं। जो रशियन एम्बेसडर है उसकी भी सारी प्रेस रिलीजेस हमारे सामने आ गई हैं, उसकी मीडिया टॉक्स हमारे सामने आ गए। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी आपके सामने है, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम रशिया से लेंगे तेल तो हम पर सैंक्शंस लग जाएंगे। मेरा तो ये सवाल है कि अगर इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगी, श्रीलंका पे नहीं लगी, चाइना पे नहीं लगी और बाकी कंट्रीज पे नहीं लगी, तो इनके ऊपर क्यों? इंडिया के साथ उनकी ट्रेड 50 साल से चल रही है और आज से इम्पोर्ट नहीं कर रहे वो। मेरी तो आपको यही तो सवाल करना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का वो तो इंडिया है। अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग सकती तो पाकिस्तान के ऊपर ठीक है आलिया साहब, तैमूर साहब, चाइना पे नहीं लग सकती। आलिया साहब, लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असल में यही तो एक गुलामाना सोच है जिसका रशियन एम्बेसडर ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी सोच की वजह से नहीं लेंगे। जहां 8 लाख बैरल हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो उनसे ले चुका है और आगे वो रिफाइनरी में उसी को प्योरीफाई करके हाईएस्ट प्रॉफिट के ऊपर दूसरी कंट्रीज को बेच चुका है, लेकिन हम यहाँ पर अवाम को रिलीज नहीं देंगे। हम अमेरिका को वेंटिलेटर और सुपर पावर। ठीक है आलिया हमारे साथ ही रहे, तैमूर साहब भी हमारे साथ हैं। तैमूर साहब, खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है कल महंगाई के खिलाफ। आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, आलिया साहबा ने भी कहा कि ये ना रशिया से तेल इन्होंने सस्ता लिया और हमने तो पैसे रखे हुए थे जून तक, उसके बावजूद ये महंगाई किए जा रहे हैं। जी, बात ये है दरअसल के झूठ बोलते हुए शायद थोड़ी बहुत तो हमें शर्म आनी चाहिए, पर हमें शर्म शायद आती नहीं है। खान साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, पर उनको कोई फैक्चुअल दुनिया से कोई उनका वास्ता है नहीं। आपको अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें, जो रशियन ऑयल है, जो रशियन तेल आता है, वो हम इंपोर्ट तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, पर वो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। To use the Russian oil or Russian petroleum, we will first have to set up a refinery. यानी ये 3 से 4 साल का प्रोसेस है, जो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारी हुकूमत ही करेगी और जो रिफाइनरी लगानी पड़ेगी वो भी इंशाल्लाह हम होपफुली लगाएंगे। पर ये बातें करना कि रशिया से तेल लेते और वो लेते, अगर ऐसा कुछ था तो जरूरत क्या थी खान साहब को ये मुआहदा करने की IMF के साथ? पहले वो मुआहदा करते हैं, मुआहदा करने के बाद वो यूटर्न सरकार अपना मुआहदा तोड़ती है और फिर वो सारा कचरा हमें लेना पड़ता है, वो अवाम को हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम एक हुकूमत है, हम एक सॉवरन गवर्नमेंट है। हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम नहीं कर सकते। अगर कोई एग्रीमेंट खान साहब ने की और उससे मुकर गए, हम उससे मुकर नहीं सकते। तो ये खान साहब को पहले सोचना चाहिए था, इस मुल्क को अंधेरे में धकेलने से पहले, ये IMF के साथ एग्रीमेंट साइन करने से पहले। और ये स्टूपिड जो बातें खान साहब करते हैं और उनकी ये 40 चोर करते हैं, रशिया से लेते, तो मेहरबानी करके मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार आप अपने प्रोग्राम में किसी तरह एक्सपर्ट को लें जो आपको ये बताए कि कितना उसमें सल्फर होता है और कितना सल्फर हमारे यहाँ तेल में होता है जो हम यूज कर सकते हैं। सर एक्सपर्ट से हम बिल्कुल तैमूर साहब, एक्सपर्ट से हम राय ले चुके हैं। आलिया साहबा जी, आलिया साहबा, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। ये बिल्कुल इसी तरह से कि ये गूगल मैप कहें कि सिंध हुकूमत ने बनाया और बाद में इनको कोई कहे कि आप गलत कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल कैटेगोरिकली गलत कह रहे हैं। इस मिथ को एक दफा नहीं 1000 बार हम डिनाई कर चुके हैं, सारे एक्सपर्ट्स डिनाई कर चुके हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है इस मुल्क को। और ये जो कह रहे हैं ना सारा कुछ, मुझे एक बात बता दें, 22 मुआहदों में से 19 मुआहदे इन्होंने कैंसिल किए हैं IMF के, वो तो इन्होंने पूरे ही नहीं किए। और ये तो IMF से इस मुल्क को का कब्जा छुड़वाने आए थे। जब आप मुल्क का कब्जा छुड़वाने आए थे तो फिर खान साहब भी कहते थे कि मैं कर्ज लेने से बेहतर है खुदकुशी कर लूंगा। सर एक सेकेंड, मैं तो ये कह ही नहीं रही। ये तो 2 महीने पहले की इनकी स्टेटमेंट है कि हमने तो IMF के आगे मुल्क को गिरवी रख दिया। ये तो IMF से कर्जा छुड़वाने आए थे। अब तो हम ये सुन रहे हैं कि इनकी हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इंपोर्टेड मिनिस्टर है, वो कल जाकर अमेरिकन एम्बेसडर के पांव पड़ गए कि जी IMF से मेरा मुआहदा करा दो। यानी हम 3 साल मुश्किल फैसले करके अपनी कॉस्ट, अपनी मकबूलियत की कॉस्ट के ऊपर रिफॉर्म्स करके IMF और पेटेट पे हम कामयाबियां हासिल करते रहे। और ये आते ही जो अमरीकी कठपुतली थे वो अमेरिकों के आलिया साहबा, में ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं,
और ब्रेक की तरफ दोबारा भी आएंगे। IMF का जो मायदा है उसके हवाले से भी बात करेंगे और फैटफ का भी मामला आपने उठाया, इस पर भी बात करेंगे कि आया कि फैटफ से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया या अक्टूबर में जो आपका विजिट होगा उसके बाद ये फैसला किया जाएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने कल एहतजाज की कॉल दी हुई है, कल रात 9 बजे के बाद उन्होंने खिताब भी करना है और महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतें और जो दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है उस पर बात करेंगे। आलिया हमारे साथ हैं। आलिया, फैटफ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ से जो फैटफ का जब एलामिया आया है कि पाकिस्तान ने जो इनकी एक्शंस थे वो तमाम कंप्लीट किए हैं, उसके बाद से एक तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क में। हर पार्टी, हर इदारा उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। मैं ख़ुद भी क्योंकि रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और इस बात का गवाह हूँ कि हमाद अज़हर और उनकी टीम ने इस पर बहुत मेहनत की। लेकिन जहाँ पर अगर हम कल कराची का इलेक्शन देख लें, ज़िमनी इलेक्शन था, एक जंग का सा समा था, वार जैसे लगी होती है, खुलेआम फायरिंग हो रही थी। अब आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, फिर आम इंतखाबात होने हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान जब दोबारा से जब फैटफ का विज़िट होगा अक्टूबर में और उसी के बाद डिसीजन होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट या रिस्पॉन्सिबल सियासतदान के तौर पर बिहेव नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? जी, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव करना चाहिए, लेकिन अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुजरिमों को ही मुल्क का वजीर आजम और पंजाब का वजीर आला बना दें तो फैटफ क्या उसका नहीं। तो आलिया बीबी, आपने केस बनाए, आपने साबित क्यों नहीं किया? 3.5-4 साल आप सिर्फ नारे लगाते रहे। एक सेकंड, आज शायद आपने खुरम दस्तगीर साहब का क्लिप जरूर देखा होगा जो तलत हुसैन साहब के साथ बात कर रहे थे। बेसिकली यही तो इकरार जुर्म है कि उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए, अपनी सियासत बचाने की खातिर जानबूझकर मुल्क की मईशत को तबाह किया, ये महंगाई करके गरीब को मार डाला। मैं तो कहती हूँ सजा तो इन सब लोगों को नहीं। तो आलिया चोर उचक्के कर यहाँ पर काबिल। अच्छा, मेरा भी एक सवाल सुन लेना। आप मलिक रियाज के साथ जो डील सामने आई है, इमरान खान ने जो जमीन ली है उनसे 454 कनाल और फराह बीबी ने जो ली है 240, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उसके बारे में बहुत कैटेगोरिकली बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है वहां पर वो 2 चीजें मान रहे हैं। एक चीज वो ये मान रहे हैं कि 100 अदालतें बनाकर इमरान खान साहब इनके करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने लगे थे और कल को ये जेल के अंदर होते, इसलिए इमरान खान को हटाना जरूरी था। और दूसरी वो जो अहम तकरीर हुई थी, ये मेरे अल्फाज में, खुरम दस्तगीर के अल्फाज हैं, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना जरूरी था। तो एक मिथ तो खत्म हो गई कि हमें महंगाई की वजह से निकाला गया। अब आप आ जाए जो आप दूसरी बात करें, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको ये डिनाई करना चाहती हूँ कि ये जो बात है अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर, मैं आपको भी दावत देती हूँ, आपके तवज्जो से मैं पूरे मीडिया को भी दावत देती हूँ, जो ट्रस्ट की जमीन होती है वो किसी की जमीन नहीं होती। अगर उसमें से 1 इंच भी बिकी हो, किस लिए दी? मलिक रियाज साहब ने किस कीमत पर भी किस लिए दी जी, ये बता दें प्लीज। एक सेकंड आप जरा ये समझने के लिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवाम के समझने के लिए। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि खान साहब, शौकत खान हम चला रहे हैं और आज तक खान साहब तकरीबन कोई 800 अरब की चैरिटी करके 70% गरीब लोगों को वहां से मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, वो सबको पता, वो हमें भी पता है। हमें ये बताएं 454 कनाल जमीन किस लिए दी मलिक रियाज ने? यही तो आपको बताने लगी हूँ। जब जमीन ट्रस्ट के नाम हो जाए तो वो ट्रस्ट के नाम होती है, उसमें ना फिर बुशरा बीबी आती है ना इमरान खान साहब आते हैं। उनके उस ट्रस्ट के 2 ट्रस्टीज हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, सिर्फ 2 ही ट्रस्टीज हैं। मेरी एक बात सुन लेना, वहाँ 100% लोग जो है बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और वो जो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहाँ, अभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आप वहाँ जाकर उसका कैंपस देखें, वहाँ के स्टूडेंट से मिले और उसके बाद ये। अच्छा, फराह बीबी को 240 कनाल जमीन क्यों दी गई? आप 2 चीजों को, ये वही वाला अटैक है जो शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी पर होता रहा, जहाँ के स्टूडेंट्स को 100% फ्री तालीम दी जाती थी नमल में, और वो स्टूडेंट्स की जॉब जो अपॉर्चुनिटीज थी और उनको जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद फॉरेन जॉब मिल जाती थी, सेम स्टेटस
अल कादिर यूनिवर्सिटी का है, ना इसकी एक एक जमीन किसी ने बेची है, ना इसके ट्रस्ट का 1 रुपए का पैसा कहीं पर गया है। ये हम ऑनलाइन आप पे अभी ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ, पूरे मीडिया को कह रही हूँ, मुफ्त जमीन देखे जी, ये आप दे कोई और दे। उसी दौरान 50 अरब रुपए का बेनिफिट मिला है मलिक रियाज को। नहीं जी बिल्कुल, मलिक रियाज को उस पर भी मैं आती हूँ। पहले आप एक चीज क्लियर करें, जो ट्रस्ट की चीज होती है वो ट्रस्ट के नाम होती है और वो वहां के लोगों के ऊपर यानी तालिब इल्मों के ऊपर खर्च हो रही होती है। पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि वही वाला मॉडल है जो शौकत खानम में हो रहा है। पहले भी इन्होंने शौकत खानम नबल पर अटैक किया था और इन्हें वहां से कुछ नहीं मिला था। अब आप जो 50 अरब की बात करना चाहते हैं, मैं उस दिन भी प्रोग्राम में बता रही हूँ, मैं आज भी प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ, बेसिकली उसके सारे ताने मारे वो बबलू डब्लू जो लंदन में रहते हैं उनके साथ मिलते हैं, क्योंकि ये $12 बिलियन का हाइड पार्क था जो ये इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने मलिक रियाज साहब के बेटे को बेचा था और उसके बाद जब मलिक रियाज साहब के बेटे आपकी बात से बेचा, यानी सारी इलीगल मनी हसन नवाज के अकाउंट में पकड़े, हसन नवाज को पकड़े, मलिक रियाज को सारा कुछ उगलवाए। लेकिन ट्रस्ट के ऊपर अगर कोई बात करेगा और कोई गलत बात करेगा और जो ये कह रहे कि उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, जो ये कह रहे आलिया साहबा टाइम हमारे पास खत्म हो गया, आपकी बात आ गई है, आप सही कह रही हैं, सारे गांव के बच्चे फेल हो गए, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। हम कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे और एक नए सब्जेक्ट के साथ, खासकर पाकिस्तान के इक्तिसादी बहरान और IMF प्रोग्राम पर क्या पेशरफ्त है इस पर हम कल बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।